अब डायग्नोसिस से पहले डिफरेंशियल्स आपको पता हूँ। देखें, जब भी आपके पास पेशेंट माइक्रोसिटिक डायग्नोसिस में पहले आपको पता है, जब सीपीसी आपने करवाया आपको माइक्रोसिटिक अनीमिया मिल गया। आपको पता है माइक्रोसिटिक अनीमिया तो आयरन भी होता है, ये भी होता है। हाउ टू डिफ्रेंशिएट, देखें मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। अगर RDW ज़्यादा हो, RBCs का काउंट कम हो, इट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इफ़ RDW इज़ नॉर्मल एंड RBCs काउंट इज़ मोर, इट्स थैलेसीमिया। ये मोटी सी बात अपने जहन में रखें, ये आती है। CBC में आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया मिल गया। बाकी जो इंडिसेस मैंने आपको बताया, स्मीयर करवाया, टीयर ड्रॉप सेल्स मिल गए। ये मैं आपको बीटा थैलेसीमिया स्पेसिफिक बता रहा हूँ। अगर आप जाएंगे टूवर्ड्स अल्फ़ा तो H इंक्लूजन्स आपको मिल सकती हैं, हीमोग्लोबिन H की। इलेक्ट्रोफोरेसिस, US असेंबली में आपको अल्फ़ा थैलेसीमिया का, हीमोग्लोबिन H का बहुत क्वेश्चन आता है कि ये किसके टेट्रामर्स हैं। वहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई बीटा के टेट्रामर्स होते हैं और बार्ट हीमोग्लोबिन में गैमा के होते हैं। बाकी वो अक्सर पूछते हैं कि 4 अलील्स होती हैं और ये डिलीशन हो रही होती है। उसके बाद अब जब आप आगे आते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आपने मोटी सी बात याद रखनी है, बीटा नहीं बन रही तो गैमा और अल्फ़ा, जो गैमा चेंज होंगी और डेल्टा ज़्यादा हो जाएंगी तो फीटल और A2 ज़्यादा होती है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस US असेंबली में या तो सिकल सेल की आती है या थैलेसीमिया की। कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है, अंडरस्टूड बात है। सिकल सेल में सिकल सेल का बताया होगा, हीमोग्लोबिन SD होगी। और याद रखिएगा, आइदर वो सिकल सेल मेजर हो या थैलेसीमिया हो, अगर हीमोग्लोबिन A कम्प्लीटली एब्सेंट होना, ऑलवेज रिमेंबर वो थैलेसीमिया मेजर होगा या सिकल सेल डिजीज़ होगा। आगे आपने देख लेना है, अगर HbS है तो वो सिकल सेल है। अगर वो HbS नहीं है और हीमोग्लोबिन A2 ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन F2 ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन A एब्सेंट है, MCV कम है, इट्स बेसिकली थैलेसीमिया। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, मैं आपको साथ साथ डिफरेंशियल्स भी रूल आउट करने का बता रहा हूँ। अब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में अगर आप करना भी चाह रहे हो, एक्सरेज करवा लो चिपमंक फोरेसिस के लिए, हेरोन कट अपीयरेंस, और फिर उसके बाद अब आप MRI करवा सकते हो। ये भी US असेंबली ओरिएंटेड ही है। सूडो ट्यूमर्स बनते हैं, मतलब जब इरेथ्राइड हाइपरप्लेजिया होगा तो सूडो ट्यूमर लाइक पिक्चर बोन्स के अंदर आ सकती है। पेशेंट को कोई ना कोई लेग्स के अंदर पेन होगा या जिस तरह वो कार्ड कंप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेकिन वो भी चीज़ें हो सकती हैं। सो आपने ये किया। अब आप आगे आ जाए मैनेजमेंट। इसको आप इस अंदाज में करें, आइदर इट्स बेसिकली सपोर्टिव, आइदर ये सबसे पहले तो सपोर्टिव आप करेंगे। सपोर्टिव में आपने ट्रांसफ्यूजन लगानी है पेशेंट को। ट्रांसफ्यूजन बेसिकली देखें, बीटा थैलेसीमिया मेजर का मैं आपको बता रहा हूँ। टारगेट आपका होता है 9 to 10 तक। ठीक है, ये आपका टारगेट होता है। और जब लेस देन 7 हो तो आपने ट्रांसफ्यूज़ करना वैसे होता है, इसीलिए इसे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट कहते हैं। माइनर वाले ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, जो थैलेसीमिया माइनर होता है बीटा, वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होती। ये बीटा मेजर वाले जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है, और इनमें सम टाइम हीमोग्लोबिन 2 से भी नीचे चली जाती है, 2 से भी लेस हो जाती है। अच्छा, अब देनी किस तरह, आपने 15 to 20 ml पर किलोग्राम, ये याद रखना है। एवरी 6 वीक आपने लेनी है, एक बात। और याद रखिएगा कि अगर नॉर्मली आपकी 100 ml पर किलोग्राम पर ईयर आपकी होती है, जो डिमांड होती है पर किलोग्राम पर ईयर, अगर ये 250 ml से ज़्यादा हो जाए ना पर ईयर पर किलोग्राम, तो ये स्प्लीनेक्टोमी की इंडिकेशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चल गया, पहली बात मैंने ट्रांसफ्यूजन की बता भी दी कि 15 to 20 ml पर किलोग्राम होती है, एवरी 6 वीक्स आपने लेनी होती है। आप इसके वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन देख सकते हैं हर बुक के अंदर। आप थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन के बाद आपको मैंने बात बताई थी हीमोलिसिस हो रही थी, तो चिलेशन थेरेपी आपने करनी होती है। पहले तो आपको बताओ ऑरल कौन सी है, IV कौन सी है। ऑरल में डेफ्रीप्रोन है, बाकी दोनों डेफ्रिसिरक्स और डेफ्रिक्सोमीन IV हैं। US असेंबली के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डेफ्रिक्सिरक्स है वो फर्स्ट लाइन है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो हमारे अवेलेबल होगी हम वही आएंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव है डेफ्रिक्सिरक्स जो है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले अगर IV में आपको बताऊँ तो डेफ्रिक्सामीन है, उसकी क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 mg पर किलोग्राम होती है। आपने 8 आवर्स तक देनी होती है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, सबक्यूटेनियसली दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो डेफिरेक्सोडॉक्स है वो 15 to 20 mg तकरीबन आपने पर डे लेनी होती है, और वो उसकी थोड़ी हाफ लाइफ ज़्यादा है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। और जो डेफ्रीप्रोन है वो बेसिकली आपने औरल देनी होती है। सो इनकी क्वांटिटी वेरी कर सकती है। एक चीज़ होती है, अब मैं चिलेशन जब बता रहा हूँ तो देखिए, आपने चिलेशन जब लेनी है तो आपका कोई गोल होगा।
ये बात मैं आपको शुरू में बता देता आइसोलेशन से पहले ही आयरन ओवरलोड में। देखिए नॉर्मली फेरेटिन इन बच्चों का गोल हमारा यही होता है कि हमने 2000 से नीचे रखना है, या वैसे 1000 से नीचे। आप चिलेशन तब शुरू करते हैं अगर बच्चा 2 साल का हो गया है या उसको 10 ट्रांसफ्यूजन लग चुकी हैं, ठीक है, तो आपने चिलेशन शुरू कर देनी है। आपने गोल यही रखते हैं, आपने 2000 से नीचे नीचे रखना है, ठीक है, नैनोग्राम पर डेसीलीटर। या अगर 4000 पे पहुँच जाना तो याद रखिएगा कार्डिक पैथोलॉजी इज़ लाजमी हो चुकी होगी पेशेंट को। उस वक्त आप एमरजेंसी में आप चिलेशन करते हो जिसमें आपने पेशेंट को एडमिट करना है, आईवी भी लगानी है, डेफिरोक्सामिन औरल भी डेफ्रिप्रोन देनी है, और क्वांटिटी 3 टाइम ज़्यादा कर देनी है, ठीक है, 75 mg तक चले जाते हैं हम। तो ये आपने याद रखना है कि 3 टाइम ज़्यादा आपने क्वांटिटी देनी है, ज़ाहिर सी बात है एमरजेंसी में आप कर रहे हो। उसके बाद ये आपके पास चिलेशन थेरेपी होगी। फिर मेडिकल में आपने याद रखना है कि आप रिप्लेसमेंट करोगे हार्मोन्स जितने भी बॉडी के, आप में डायबिटीज़ अगर हो रहा है आप उसको कोशिश करोगे सपोर्टिवली, या हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह वो आप करोगे। फिर उसके बाद आप थायराइड हो गया, लिवोथायरॉक्सिन दी जाती है 15 to 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम तक, ये हमें इसकी एग्जैक्ट डोजेज मुझे याद नहीं है। तो ये आप लिवोथायरॉक्सिन दे सकते हो। अगर आपको पैराथायराइड के डेवलप हो रहे हैं तो आप पेशेंट को कैल्शियम विटामिन डी दे सकते हो। तो इस तरह हर एक को आपने रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप वे टूवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी ट्रीटमेंट करोगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि डेफिनेटिव में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। कोशिश तो यही की जैसे सिबलिंग्स का, लेकिन अनरिलेटेड डोनर्स का अगर आप करते हो तो चांसेस होंगे कि वो रिएक्ट कर जाएगा। सो ये आपके पास हो गया। फिर उसके बाद आजकल एक एक्सपेरिमेंटल है, इरिथ्रोपोइटिन को भी दिया जाता है, और उसके अलावा थैलिडोमाइड को दिया जाता है। थैलिडोमाइड बेसिकली क्या है, इसको हीमोग्लोबिन स्विचर्स कहा जाता है कि फीटल हीमोग्लोबिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। वो आपको पता है ज़्यादा इस केस में फ़ायदेमंद है। बीटा तो वैसे ही उसकी नहीं बने तो फीटल ज़्यादा कर दें। उसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्प्लीनेक्टमी, अगर तो स्प्लीन ज़्यादा हो जाए, मैसिव स्प्लीनिज़म, जिस समय स्प्लीनोमेगाली की एक वीडियो बनाई हुई है, तो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या हाइपर स्प्लीनिज़म डेवलप हो रहा है, एक से ज़्यादा सेल लाइंस अफेक्टेड हो रही हैं, एनीमिया या प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो फिर आपने स्प्लीन को रिमूव कर देना है। या दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, अगर ट्रांसफ्यूजन 250 ml पर किलोग्राम पर ईयर से ज़्यादा हो गई है, वैसे तो आपको पता है 100 ml तक होती है, तो फिर भी स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशन है। जब स्प्लीन रिमूव होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरवेलमिंग स्प्लीन के इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आप पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी तकरीबन कुछ ईयर्स तक देते हो, और साथ आप उसको उससे पहले स्प्लीन रिमूव करने से पहले वैक्सीनेशन भी कर देते हो। सो ये एक, और बाकी ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस की टेंडेंसी भी इन बच्चों में ज़्यादा होती है। आपको पता है इन्फेक्शन हो सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस आ सकते हैं, ट्रॉली वगैरह जो होते हैं, या एक्यूट फिब्रिलिटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फेब्राइल रिएक्शंस हो सकते हैं, या क्रोनिक अगर होते हैं डिलेड, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ बनती है, anti-JK A, anti-JK B, तो ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। सो एक वो फिर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक चीज़ें आ जाएंगी जो कि थैलेसीमिया में हो सकती हैं। सो ये एक काफ़ी हमारे पास मैसिव किस्म का लेक्चर था। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।